गुड इवनिंग बेटा। अपन इससे पहले बात की थी जीवों में विविधता। जितने भी जीव है उन जीवों के अंदर अपन देखें तो क्या विविधता पाई जाती है। ये अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत अपन बात करें, अपन ने विविधता की बात की थी, नामकरण पद्धति की भी बात की थी। लेकिन नामकरण में मैं आपको बताऊं कि द्विपद नाम पद्धति, द्विपद नाम पद्धति ये कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी। कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी। ठीक है बेटा। तो कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई ये पद्धति द्विनाम पद्धति। लेकिन कैरोलस लीनियस ने, आपको ध्यान होगा, एक इनके द्वारा बुक लिखी गई थी, सिस्टेमा नेचुरी। ये जो बुक्स जिसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात करें अपन तो ये अपन कह रहे हैं कि ये कैरोलस लीनियस जिनके द्वारा लिखी गई बुक सिस्टेमा नेचुरी, बराबर। ये जो बुक जिसकी बात करें अपन, जिसमें से एक शब्द लिया गया सिस्टेमा से, सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स से ये वर्गीकरण शब्द की यहां पर आने की जरूरत पड़ी। वर्गीकरण, तो वर्गीकरण क्या बता रहा है, आखिर जीवों का वर्गीकरण क्यों करना पड़ा, जीवों में क्या विविधता थी, इससे क्या जान सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जीवों में विविधता जिसके अंतर्गत अपन बात करें, तो मैंने कहा कि अपन इस सृष्टि पर इतनी संख्या में, बहुत सारी संख्या के अंदर जीव और जंतु दोनों कहें, या फिर अपन कहें कि जीवित के अंदर पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, तो प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम्स दोनों की बात करूं तो आप समझ गए होंगे कि इतने सारे जीव है, ये इतने सारे पेड़ पौधे हैं जिनकी हम डायरेक्ट सभी की गणना कहें या फिर उनका अध्ययन कहें नहीं कर पाएंगे, न उनके बारे में जान पाएंगे। लेकिन आपको भी विदित होता होगा कि इतने सारे ये पेड़ पौधे हैं, इनके बारे में यदि हमें जानना हो तो हम कैसे जान पाएंगे। इतने सारे छोटे मोटे जंतु हैं, उनको हम कैसे जान पाएंगे। तो आखिर किसकी जरूरत पड़ेगी, आखिर पड़ेगी जरूरत वर्गीकरण की, सिस्टेमेटिक्स से जीवों को बांटना। तो एक शब्द आता वर्गीकरण से बनता है, फिर वर्गीकी, पता है ना। अरे ध्यान में है कि वर्गीकी जो शब्द है, जिसके पदानुक्रम को हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जब वर्गीकरण की जब बात कर रहे हैं, तब मैं यही कह रहा हूं कि जीवों को उनकी शारीरिक संरचना, उनमें कोशिकीय संरचना कैसी होती है, उनके अंदर कोशिकीय संरचना किस प्रकार की है, उनके अंदर अपन कहें एक तरह से केंद्रकीय संरचना कैसी है, वो सममिति के आधार पे कैसे जीव है, उनके अंदर ये प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक्स है, उनके अंदर पोषण विधि कैसी पाई जा रही है, स्वपोषी है या फिर परपोषी है। तो ये पोषण विधियां भी जाननी है। फिर अपन जानेंगे उसके अंदर जनन विधि कैसी पाई जाती है,
उनके अंदर जनन विधि किस प्रकार की पाई जाती है, उनमें पोषण विधि कैसे पाई जाती है, वो कोशिका के आधार पे प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक्स है, सममिति कैसी पाई जाती है, कोशिकीय संरचना कैसी पाई जाती है। तो ये कुछ और भी पॉइंट्स है जिसमें अपन कह रहे हैं खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने से संबंधित, शोषण से संबंधित, जिनको ध्यान में रखते हुए उनकी उत्पत्ति किस प्रकार की है, ओरिजिन कैसा है उनका, उनके अंदर देह गुहा पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो ये जीवों को बांटने या पेड़ पौधों को वर्गीकृत करने के लिए इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जीवों को अलग अलग वर्गीकृत किया गया। इसलिए यहां पर अपन को वर्गीकरण की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? वर्गीकरण की जरूरत हुई कि हम इसके माध्यम से यदि जीवों को बांट दें तो काफी हद तक हम जीवों के बारे में जान सकते हैं, उनके संरचना का अध्ययन कर सकते हैं और नई भावी पीढ़ी को बता सकते हैं कि इनके अंदर ऐसी ऐसी संरचनाएं होती है, इतने हमें जीव ज्ञात हुए हैं, इतने पेड़ पौधों के बारे में हमने जानकारी जुटा ली गई है। तो वो कब? जब उनका क्या हो जाए? वर्गीकरण हो जाए। तो इसमें से फिर इनको पदानुक्रम में रखने की जरूरत पड़ी कि हम इनको किन पदों के अंदर बांटें। तब आपको ध्यान होगा वो क्या चीज ध्यान होगी, वो ये ध्यान में होगी कि जहां हम बात कर रहे हैं एक तरह से किसकी, वो मैं कह रहा हूं वर्गीकी की। आपने नाम सुना होगा जगत, आपने नाम सुना होगा संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। पता है ना? तो ये इस तरीके से हम कहें कह सकते हैं ना कि जगत है, संघ है, वर्ग है, गण है, कुल है, वंश है और जाति। इस तरीके से जीवों को एक वर्गों में अलग अलग वर्गीकृत किया। सबसे छोटी इकाई को बढ़ते क्रम में लिखें हम तो इस तरीके से लिखेंगे। इस पदानुक्रम को कहते हैं आरोही क्रम। समझ गए ना? तो ये है आरोही क्रम। अब आपको ध्यान होगा एक तरह से हम कहें आरोही क्रम के अंदर जब बात करते हैं तब एक नाम सुनाऊं मैं आपको। यदि हम मनुष्य की बात करें जिसकी हम ह्यूमंस की बात करें, हम अपने आपने के बारे में ही बात करें तो ये एक आरोही क्रम का पदानुक्रम दे रखा है वर्गीकी का, जिसको समझने के लिए मैं बता रहा हूं एक सीक्वेंस कि जो मनुष्य जिसका वैज्ञानिक नाम, बुद्धिजीवियों वैज्ञानिक नाम कहो, जैविक नाम कहो या फिर इसको क्या बोलते हैं वनस्पतिक नाम तो होता है पेड़ पौधों का,
और जूलॉजिकल नेम होता है जंतुओं का। तो हम वैसे आपको ध्यान है जूलॉजी में आते हैं, तो अपना जूलॉजिकल नेम क्या है, अपना जैविक नाम क्या है, अपना वैज्ञानिक नाम क्या है, ये तीनों एक दूसरे के सिमिलरिटी है, मतलब एक ही शब्द के लिए इनको यूज किया जाता है, तो देन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कहूं कि इनका वैज्ञानिक नाम कहें अपन मनुष्य का, तो आपको नाम ध्यान होगा होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जब कहा जाता है, तब हमने एक द्विनाम पद्धति की वर्गीकरण प्रणाली जब पढ़ी कैरोलस लिनियस की, तो उसने कहा जब भी आप पेन से लिखते हो, यदि कोई आप नाम पेन से लिखते हैं, तो उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। देन इटालियंस कहें, रेखांकित कहें, दोनों को अलग अलग रेखांकित करना, वरना आपका गलत हो जाएगा। तो कुछ नियम है हमारे द्विनाम पद्धति के, वो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, वो जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो वो नियम ये बता रहे हैं कि अक्षर कैसे लिखे होने चाहिए। तो ये एक तरह से मैं कहूं कि इसको नीचे अंडरलाइन होती है। इसमें वंश कौन सा होता है, हमेशा वंश पहला अक्षर होता है, और दूसरा होती है जाति। पहला अक्षर कौन है, वंश, और दूसरा अक्षर कौन है, जाति। ठीक है, समझ गए क्या, वंश और जाति। अब रही बात यहां पे वंश, जिसको आप कहते हैं एक तरह से जीनस, और ये है स्पीसीज, कौन, जाति। ओके, तो अपन यहां लिख लेते हैं जाति, यहां पर कौन है, सेपियंस, सेपियंस। वंश कौन है, होमो। तो अब आप देखो कि बंदर लोग, वानर सेना, हम लोग, और हमारा जब हम बात करते हैं यहां पर वंश की, तो उनका और हमारा वंश एक ही है, होमो है, लेकिन हमारी थोड़ी जाति क्या है, अंतर है। वो जाति से हमारे थोड़े अलग है, लेकिन वंश में वो अपने ही भाई है, कौन, बंदर। तो वंश होमो बराबर एकदम इक्वल है, सेम है, लेकिन जाति दोनों की क्या है, अलग है। फैमिली की बात करें, आपको नाम होगा याद, होमोनिडी। होमो से बन गया होमोनिडी। फैमिली जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, कह रहे हिंदी में कुल कहते हैं, इंग्लिश में इसको फैमिली बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जीनस हो गया, ये स्पीसीज हो गई, जाति हो गई। तो ये सेपियंस, होमो, होमोनिडी, और गण इनका प्राइमेट है। गण इनका है प्राइमेट। प्राइमेट में कौन आता है, बंदर, मनुष्य आते हैं, ठीक है ना। अब अपन बात करें किसकी, वर्ग की। ओके, तब आप कहेंगे एक तरह से कि इनका वर्ग कौन है, तो वर्ग है ये स्तनधारी, बोले तो मैमेलिया। कैसे हैं, मैमेलिया है। फिर बात आई संघ। संघ के मामले में ये कशेरुकी है, और जगत एनिमल किंगडम है। जंतु जगत है, ठीक है। तो ये जगत इनका जंतु है, ध्यान रखना। ये संघ कशेरुकी है,
वर्ग इनका मैमेलिया है, गण इनका प्राइमेट है, कुल इनकी होमोनिडी है, वंश होमो है, जाति सेपियंस है। ठीक है। अब रही बात यहां पे ये जो पदानुक्रम है ना, इसको बोला गया है वर्गीकी पदानुक्रम और आरोही पदानुक्रम, बढ़ता हुआ क्रम। यदि ये घटता हुआ हो तो इसी को हम अवरोही कहेंगे। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आरोही अवरोही दोनों भी कह सकते हैं, लेकिन तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए। इसमें कुछ और बातें हैं जो आपको याद रखने योग्य है। जैसे ये जाति है, ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, याद रखिएगा। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई इसको माना गया है। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कौन सी? वो ये कि जाति के आधार पे आप देखेंगे ना तो आपको जीव बहुत मिलेंगे। यहां पे जातियां अधिक भिन्न भिन्न प्रकार की होगी और जीवों की भी संख्या अधिक रहेगी। ठीक है। जिन जीवों की जातियां जो होगी उनमें लक्षण जब समान मिलेंगे, भले ही जाति तो भिन्न भिन्न है, मान लीजिए 120 ये जातियां हैं, स्पीसीज है आपके सामने, समझ रहे हैं ना आप लोग कि आपके सामने 120 प्रकार की स्पीसीज है। यदि उसमें आपको लगे कि भाई इसमें हमें ये 20 स्पीसीज ऐसी लग रही है या 10 स्पीसीज ऐसी लग रही है जिनके हमने जो अभी बात की थी कि पोषण के आधार पे, जनन के आधार पे, संगठन के आधार पे, कोशिकीय स्तर के आधार पे, प्रोकैरियोट यूकेरियोट के आधार पे, शारीरिक संरचना के आधार पे, देखुआ के आधार पे या सिलोन के आधार पे जीवों के अंदर कुछ समानताएं पाई जाती है। और वो समानताएं जिनमें होगी उनका वंश क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। उनका वंश क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अब वंश एक किनका हुआ? जिन जातियों में आपस में क्या मिलती जुलती समानताएं पाई जा रही है। तो जिनमें हम कह रहे हैं जातियों में समानता पाई जा रही है, जो जातियां समान होगी वो मिलके किसका निर्माण कर लेगी? वो वंश का निर्माण करेगी। ओके, समझ रहे हैं? तो उन जातियों का वंश है वो अलग अलग हो गया। अपन ने एक छोटा सा उदाहरण लिया है, जो कि जीवों की संख्या तो अपन कह रहे हैं लाखों करोड़ों पे है, करोड़ों से भी अपन कह रहे हैं ज्यादा है जीव यदि सृष्टि पे देखें तो। लेकिन बुद्धिजीवियों बात ये बनती है कि जो मेनली बात मैं यहां पे कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि हमने एक नॉर्मल बात की कि 120 स्पीसीज है। इनकी बात करें, मान लो किसी में 5 जाति एक जैसी मिल रही, किसी में 6 मिल रही है, किसी में 2 भी मिल रही है, किसी में 8 मिल रही है। इस तरीके से मान लीजिए ये जो जातियां एक समान लक्षण की मिल रही, उनका वंश क्या होगा? एक। इनका समान मिल रहा तो इनका वंश होगा एक, इनका वंश होगा एक, फिर इनका 8 का वंश क्या हो जाएगा? सेम होगा। तो अब ये बात हुई कि यहां 120 प्रकार में बटा हुआ था, वो हो सकता है कि वंश में आए तो वंशों की संख्या हो सकती है
कि मान लीजिए अपन 45 ही माने। जातियां 120 प्रकार की थी, वंश में आते कितनी होगी? 45 हो गई। अब क्या हुआ? अगला स्टेप आता है फैमिली। क्या आती है? फैमिली। अब मैं कह रहा हूं जो समान वंश है वो वंश और वंश मिलके फैमिली का निर्माण करेगा, उनकी समान फैमिली होगी। अब देखो प्राणियों, ये वंश 45, स्पीसीज 120, समझ रहे हैं? अब मेरा कहने का मतलब हुआ ये जातियां हैं मान लो 120 यूं, ये नीचे वंश दिए हुए हैं इनके, किसी में 8 जातियां समान एक वंश बन रहा है, किसी में 2 जातियां मिलकर एक वंश का निर्माण कर रही है, किसी में 6 समान जातियां मिलकर एक वंश का निर्माण कर रही है। ऐसे करके उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं कि 45 वंश हो गए, मान लीजिए 45 वंश हो गए। अब बुद्धिजीवियों ये वंश मिलके किसका निर्माण करेगा? फैमिली का। किसका करेगा? फैमिली का। अब मान लीजिए, आप मान लें क्या मानोगे? मानोगे ये कि वंश और वंश मिलके फैमिली का जो निर्माण कर रहा है, तो मान लीजिए ये दोनों वंश है, इनमें काफी कैटेगरी मिलती जुलती है, तो इन दोनों की वंशों की फैमिली एक कर दी, मतलब इनका कुल था वो क्या हो गया? एक हो गया। समझ रहे हैं क्या? अब जानने की कोशिश करो, इन तीनों की वंश की समानता होने के कारण इन तीनों का कुल मान लीजिए एक हो गया। ऐसे करें अपन तो एक तरह से मैं कहूं कि हमारे यहां पर वंश मिलके कुलों तक पहुंचे तो कुल कितने रहे? केवल 15 ही। तो कुल कितने रहे? 15। अब धीरे धीरे देखो समानताएं नजदीक की ओर जा रही है। अब अपन जब गण की बात करें तो फैमिली मिलके गण का निर्माण कर रही है। तो मान लीजिए ये इतने सारे वंश मिलके एक कुल का निर्माण कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये दोनों वंश मिलके इस फैमिली का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए ये तीनों मिलके एक फैमिली का निर्माण कर रहे हैं। ये कोई और 2 मान लीजिए वंश है जो मिलके एक फैमिली का निर्माण कर रहे हैं, एक कुल का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरीके मान लीजिए इस कुल और इस कुल में समानता लग रही है काफी अधिक, तो इन दोनों कुलों का वर्ग क्या हो जाएगा? 1। इन दोनों कुलों का वर्ग क्या कर देंगे हम? 1। तो दोनों फैमिलियां मिलके अलग अलग फैमिली थी लेकिन वर्ग दोनों का क्या है? समान। वर्ग क्या? गण, सॉरी, गण क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो अब हम कहेंगे कुल 15 थे, फैमिली कितनी थी? 15 थी। अब गण में पहुंचोगे तो गण आपके रह जाएंगे यहां पर कितने? 7। उदाहरण दे रहा हूं, गण कितने रह गए? 7। अब अपन को दिख रहा है कि ये गण काफी नजदीक नजदीक है, ये आपस में एक जैसे दिख रहे हैं। मान लीजिए ये दोनों गण सेम हैं तो उन दोनों का वर्ग होगा वो 1 हो जाएगा, इनका 1 हो जाएगा, इनका 1 हो जाएगा, उनका 1 हो जाएगा। ऐसे करके वर्ग में पहुंचोगे तो संख्या यहां पर रह जाएगी केवल कितनी? वर्ग में जब पहुंचे तो वर्ग आपके पास में आगे मान लीजिए 4 हो गए। वर्ग कितने हो गए? 4। इसी तरीके से मैं कहूं कि ये वर्ग, ये भी वर्ग, ये दोनों वर्ग सेम जैसे दिख रहे हैं, इनके लक्षण लगभग मिलते जुलते यदि है तो आप कहोगे
कि इन वर्ग में तो समानता मिल रही है, तो इन दोनों वर्ग में यदि समानता मिल रही है तो इनका संग क्या कर दे, हम एक ही बना देते हैं। या फिर हम कह रहे हैं ये संग हो गए, इनका एक संग हो गया, दोनों का, उनका एक होगा, ऐसे करके ये वर्ग से आ रहे थे, संग की संख्या कितनी रहेगी, 2। अब 2 कहें या 3 कहें, ये लास्ट में जब जगत के अंदर आएंगे एनिमल्स में, तब सभी एक माने जाएंगे, किसमें, एनिमल्स किंगडम में। इस तरीके से आप समझिए कि आप यहां पर 120 स्पीसीज थी, धीरे 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 यूं आते 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 आप एक एनिमल किंगडम में आ गए। इस तरीके से एनिमल्स किंगडम को ऊपर से जब देखते हैं और स्पीसीज तक जाते हैं, तब वो यूं इस तरीके का एक पिरामिड बना देता है। कहने का मतलब ऊपर से, सबसे ऊपर जो संघ जगत की बात कर रहे हैं हम, उससे वापस स्पीसीज की तरफ से आओगे तो पैराग्राफ काफी बड़ा होता जाएगा, मतलब पैरामीटर बढ़ जाएगा, मतलब जीवों की संख्या है वो धीरे 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 बढ़ती बढ़ती स्पीसीज में तो बहुत ज्यादा चली जाएगी। इस तरीके से हम जीवों को स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कर देते हैं, उनका वर्गीकरण कर देते हैं। यदि उनको हम सिस्टमेटिक्स में बांट देते हैं तो सभी जीवों का हम अध्ययन कर सकते हैं, और साथ साथ में नई नई स्पीसीज, भले प्लांटी की हो या फिर एनिमल्स के अंदर हो, हम उनकी खोज कर सकते हैं और काफी हद तक उनके बारे में जान सकते हैं। तो ये आपका पहला लेसन लगभग क्लियर है, जो एज ए अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार, न्यू सिलेबस के अनुसार। तो थैंक यू सो मच।